आज हम पढ़ने वाले जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जेनेटिक्स का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 35। ओके, अगर जेनेटिक्स की डेफिनेशन दी जाए, जेनेटिक्स को समझा जाए, तो जेनेटिक्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी ऐसा ब्रांच जिसमें हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस की स्टडी की जाती है। क्या कहलाता है? आपका जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका जेनेटिक्स कहलाता है। ओके, अब ये हेरिडिटी क्या है? अब ये हेरिडिटी वर्ल्ड है क्या चीज़? हेरिडिटी वर्ल्ड ये कहता है कि पेरेंट्स से टू कोई भी करेक्टर, पेरेंट्स से द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग इन विच दे एक्वायर फीचर्स और करेक्टर्स टू दियर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर कोई भी जनरेशन है, ये लिख सकते हैं अपन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में किसी भी पेरेंट से उसके क्या आना, सिमिलर करेक्टर्स का आना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और अगर डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वेरिएशंस कहलाता है। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस मिलके क्या बनाते हैं? जेनेटिक्स बना जाते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार, जेनेटिक्स क्या है? कोई भी साइंस की कोई भी ऐसी ब्रांच जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी की जाती है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। हेरिडिटी क्या है? आपका कोई भी करेक्टर जो कि पेरेंट्स से किसमें आ जाए, ऑफस्प्रिंग में सिमिलर करेक्टर आ जाए, सेम करेक्टर अगर आता है तो क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी कहलाता है। कोई भी डिफरेंट टाइप का करेक्टर्स अगर आते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएशंस कहलाते हैं। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या दी जा सकती है? जेनेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। which deals with the study of heredity and variations. हेरिडिटी वर्ल्ड क्या है? हेरिडिटी की अगर डेफिनेशन दी जाए, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है संतति, कोई भी जनरेशन के लिए यूज में लिया जाता है। ऑफस्प्रिंग इन विच दे एक्वायर का मतलब वो ना, प्राप्त करना। दे एक्वायर फीचर्स और करेक्टर्स ऑफ दियर पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ऐसा कोई भी करेक्टर जो कि उनके पेरेंट्स से किस में आ जाए, ऑफस्प्रिंग्स में आ जाए, या ऑफस्प्रिंग्स या संततियाँ या बच्चे क्या कर ले, प्राप्त कर ले, क्या कहलाता है? हेरिडिटी करेक्टर्स कहलाता है। ओके, अब अगर बात आती है जेनेटिक्स वर्ल्ड की। जेनेटिक्स ये जो वर्ल्ड है, जेनेटिक्स वर्ल्ड 1905 में दिया गया था। किसने दिया था? बैटसन नामक एक साइंटिस्ट ने, BATSON, बैटसन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वर्ल्ड दिया था। द वर्ल्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल used by William Batson in 1905। अगर वेरिएशंस की बात की जाए तो वेरिएशंस कैसे आएंगी? वेरिएशन की अगर बात की जाती है, वेरिएशंस आएंगी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण या म्यूटेशन के कारण। अब इसे समझा जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव होते हैं या दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एक होता है मेल, एक होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म। मेल ऑर्गेनिजम्स के कुछ करेक्टर्स होते हैं, मान लो इसका करेक्टर्स है XY, फीमेल ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है XX। ओके, अब अगर ये जाएंगे
अगर जनरेशन में जाएंगे, इन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों के गैमेट्स का आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या कहता है, फ्यूज़न ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स। फीमेल ऑर्गेनिज्म में क्या गैमेट बनेगा, एग बनेगा, मेल में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, ये क्या हो जाएंगे, गैमेट हो जाएंगे। दोनों अलग अलग है इसलिए डिफरेंट टाइप के गैमेट। फ्यूज़न का मतलब होता है मिलना, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इससे क्या है, इस प्रकार से आपका करेक्टर बन के आएगा या जनरेशन बन के आएगी, जिसमें मेल के और फीमेल के दोनों के क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे। इसीलिए इस जनरेशन में क्या पाई जाएंगी, वेरिएशंस पाई जाएंगी। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा तरीका है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या कहता है आपसे, म्यूटेशन आपसे ये कहता है कि जीन होते हैं, जो भी जीन, अगर मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे इस यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन DNA। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ मैं इस प्रकार से, तो DNA पर लगे हुए पाए जाते हैं जीन। ओके, ये जीन है, मान लो ये जीन A है, यहाँ पे जीन B है, यहाँ पे जीन C है और यहाँ पे जीन D है। अगर इन जीनों के आपस में चेंजेस आ जाए, इन जीनों में अगर आपस में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाते हैं, मतलब सडन चेंज इन जीनों में किसी भी कारण से अचानक से कोई भी परिवर्तन आ जाता है, क्यों, तो वो क्या कहलाता है, आपका म्यूटेशन कहलाता है। ये म्यूटेशन जीन पे आ रहा है, DNA पे आ रहा है या क्रोमोसोम पे आ रहा है। क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, आपके गैमीट्स में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, आपके गैमीट्स में पाए जाते हैं। गैमीट्स जब फ्यूज़ होंगे तो वो किस में जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि क्या आएगा, कोई डिफरेंट टाइप का करेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर आर अकर्ड। डिफरेंट टाइप का करेक्टर क्या होगा, आपके पास आएगा। इसीलिए जेनेटिक्स में जो भी वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आने का दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो सकता है आपका म्यूटेशन। ओके, तो जेनेटिक वेरिएशंस आर डेवलप्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म। अगर अब बात की जाती है फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ग्रेगोर जोहन मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ये मेंडल ने ही सबसे ज़्यादा किस पे काम किया था, जेनेटिक्स पे काम किया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहन मेंडल। अब बात आए वर्क ऑफ मेंडल की। मेंडल ने अपने जितने भी प्रैक्टिकल वर्क थे, प्रैक्टिकल मतलब जितने भी काम करके देखा था उन्होंने, वो किस पे करा था, एक प्लांट था पायसम सटाइवम। ये क्या है, किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है, गार्डन पीपी होती है मटर, ऐसी मटर जिसको बगीचे में उगाया जा सके, या मीठी मटर भी बोल सकते हैं, तो उसका नाम होता है साइंटिफिक नेम पायसम सटाइवम। इस पर इन्होंने सबसे पहले काम किया था। ओके, अगर अब बात की जाए वर्क ऑफ मेंडल की, एक्सपेरिमेंटल वर्क वाज डन बाय मेंडल इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ जेनेटिक्स।
मेंडल चूज द प्लांट ऑफ गार्डन पी, मेंडल चूज द प्लांट ऑफ गार्डन पी, पायसम सटाइबम फॉर दियर वर्क, फॉर दियर वर्क, फॉर दियर वर्क। अब अगर बात आए रीडिस्कवरी की, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क की, मेंडल ने जब काम किए थे, मेंडल ने जब काम किए थे तो उसके कामों पर किसी ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, तो इसके काम सारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए, क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ओके, तो कुछ समय बाद 3 साइंटिस्ट आए थे, कुछ समय बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। ओके, वो साइंटिस्ट कौन कौन थे, ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज, ये कहाँ के थे, हॉलैंड के, ये कहाँ के थे, हॉलैंड के थे। ओके, कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, ये कहाँ के थे, जर्मनी के, और एरिक वॉन शेरमैक, ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को, या उनका जो स्टैटिकल प्रेजेंटेशन था, उन्होंने जो काम किए थे उसकी बुक को दोबारा देखा, और अपने जब इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल वर्क किया किस पे, गार्डन पे, तो जो मेंडल के रिजल्ट आए थे वही के वही रिजल्ट किसके निकल के आए, इन तीनों साइंटिस्ट के निकल के आए। पहला साइंटिस्ट कौन था, ह्यूगो डी वरीज, सेकंड कौन थे, कार्ल कोरेंस, तीसरे कौन थे, एरिक वॉन शेरमैक। ह्यूगो डी वरीज कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस कहाँ के थे, जर्मनी के थे, एरिक वॉन शेरमैक कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। अगर रीडिस्कवरी की बात की जाती है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ह्यूगो डी वरीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शेरमैक ऑफ ऑस्ट्रेलिया observed the same results like Mendel from their separate experiments, ओके। अब अगर बात की जाती है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट की, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि मेंडल ने पी के प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहे होंगे कि पी के प्लांट को ही उन्होंने सेलेक्ट किया। तो पहला और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था उसका, देखो प्लांट होते हैं 2 टाइप के, किस आधार पर, उनके लाइफ स्पैन के आधार पर, उनके जीवन काल के आधार पर, लाइफ स्पैन या हिंदी में बोले तो अपन जीवन काल के आधार पर 2 प्रकार के प्लांट होते हैं। पहला होता है एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट, दूसरा होता है पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट। एनुअल का मतलब होता है 1 ईयर, 1 साल वाला प्लांट। पेरेनियल का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ओके। अगर कोई भी प्लांट है, उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, अगर ये लाइफ साइकिल की बात की जाए, किसी प्लांट की लाइफ साइकिल की बात की जाए, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है, लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या आएगा आपके, सीड, सबसे पहले क्या आएगा, सीड। सीड में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, सीड क्या होगा, अंकुरित होगा, या बीज क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद में क्या होगा, उसमें से न्यू प्लांट निकलेगा, जिसे अंकुरित प्लांट बोलते हैं यहाँ, ठीक है ना, नया नवपादप बोलते हैं हिंदी में, नियो प्लांट या नियोफाइट बोल सकते हैं। नया प्लांट निकल कर आएगा, ओके। उसके बाद में क्या होगा, वो किस में चेंज होगा, श्रम में चेंज होगा, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है झाड़नुमा। उसके बाद में आएगा वो ट्री के शेप में आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। और ट्री में आने के बाद में क्या होगा, उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर आने के बाद में क्या आएंगे, उसमें फ्रूट आएंगे, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाए, डेड हो जाए,
मर जाए, गिर जाए किसी भी कारण से, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है। अगर ये पूरा का पूरा लाइफ स्पैन वो प्लांट 1 साल के अंदर अगर पूरा कर देता है, जैसे कि गेहूं का पौधा 6 महीने में कर लेता है, 6 महीने के लिए अपने पास कोई वर्ल्ड नहीं होता, इसीलिए अपन उसको 1 साल में एनुअल प्लांट में रखते हैं। सारे के सारे जितने भी होते हैं अपने पास सीरियल्स होते हैं और जितने भी क्रॉप्स पाई जाती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स के रूप में पाई जाती हैं। 6 महीने में पूरा कर लेती हैं, इसीलिए उनको एनुअल में रखते हैं, 1 साल के अंदर पूरा कर लेती है, ठीक है ना। इसको अपन ने रख लिया एनुअल प्लांट के अंदर। पी का प्लांट क्या है, एनुअल प्लांट है। ओके, बाकी सारे प्लांट क्या आते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं, मतलब इनमें 1 से ज़्यादा समय लगता है, इनके लाइफ साइकिल में क्या होता है, 1 से ज़्यादा समय लगता है। पहला कारण क्या हो गया आप सिलेक्शन का, पी प्लांट में एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट। अब एनुअल प्लांट है तो इसकी लाइफ साइकिल जल्दी हो जाएगी पूरी। लाइफ साइकिल अगर जल्दी हो जाएगी तो अपन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जनरेशन्स का अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जनरेशन्स की कर सकते हैं, स्टडी ऑफ मोर जनरेशन्स, स्टडी ऑफ मोर जनरेशन्स, ज़्यादा जनरेशन्स की स्टडी कर सकते हैं। तो अपन ने जो भी रिज़ल्ट निकल के आए, रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। क्या होगा, वो रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव होगा। तो पहला क्या है अपने पास, पहला करेक्टर है द पी प्लांट इज़ एनुअल, द लाइफ स्पैन ऑफ pea plant is very short, the life span of pea plant is very short, hence its many generations can be studied, its many generations can be studied easily in short time, okay। सेकंड आता है छोटा प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, ओके। शॉर्ट प्लांट है तो क्या कर सकते हैं, इसे कहीं पर भी उगा सकते हैं, इवन गार्डन में उगा सकते हैं, बगीचे में उगा सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी पॉट में उगा सकते हैं, मतलब गमले में भी उगा सकते हैं, मतलब कम स्थान या कम जगह घेरता है, इसीलिए क्या है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओके। इट कैन बी ईजीली ग्रोन इन गार्डन, इट कैन बी ईजीली ग्रोन इन गार्डन और इन एनी पॉट, ओके। अब अगर बात की जाए इसके एक फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने 11th में देखी हुई है, कुछ इस प्रकार का फ्लावर मिलता है अपने को, ओके। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंथर कहलाते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं अपन स्टिग्मा, ओके, स्टिग्मा स्टाइल। और इसके सेंटर में यहाँ क्या पाई जाती है, ओवरी, OVARY, ओके। ये क्या है, एंथर है, इन्हें क्या बोला जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। अगर मान लो इसका एंथर में से जितने भी पॉलन ग्रेन्स निकल कर इसी की स्टिग्मा पर आ जाए और दोनों में क्या हो जाए, ओवरी और इनके पॉलन ग्रेन्स में क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाएगा आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। मतलब इसी प्लांट के इसी फ्लावर पर वही पॉलन ग्रेन आ जाए और इसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आकर क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, कहलाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। इससे क्या होगा, किसी भी प्लांट में जो भी जनरेशन्स बन के आएगी, जो भी फ्रूट बन के आएगा, उसमें क्या होगी, वेरिएशंस नहीं पाई जाएंगी, जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे किसके कारण आएंगे, हेरिडिटी के कारण सेम कैरेक्टर्स आ जाएंगे। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। क्रॉस का मतलब होता है दूसरा, सेकंड। अगर मान लो मैं ये करता हूँ, इस प्लांट की जो है या इस फ्लावर की जो है आपकी स्टिग्मा है,
जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको किसी भी कारण से पन्नी से या किसी भी बैग से क्या कर देता हूँ, बांध देता हूँ, बंद कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बंद कर देता हूँ। जिससे क्या होगा, इसके एंथर या इसके पॉलन ग्रेन्स इसकी स्टाइल पर आकर नहीं रुकेंगे, मतलब किसी दूसरे अनादर फ्लावर पर इनको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। इससे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशंस भी आएंगे। क्या आएगा इससे? यहाँ पे वेरिएशंस पाए जाएंगे। ओके, अपन ने क्या कहलाता है, अगर अच्छा ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो इसको काट दिया अपन ने या इसको क्या कर दिया अपन ने? बंद कर दिया है। बंद बैग से कर सकते हैं, बैगिंग बोलते हैं इसे, बंद करना, किसी भी चीज़ को ढकना, जिससे कि क्या हो जाए, पॉलिनेशन ना हो। ये जो बैगिंग की क्रिया है या जिस पर इसको बंद करने की क्रिया है, इस क्रिया को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इमैस्कुलेशन। कोई भी अगर फीमेल बॉडी है, कोई भी अगर फीमेल बॉडी है, ठीक है ना, तो उसको यदि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने के लिए क्या करते हैं अपन? ढक देते हैं या काट देते हैं। फीमेल बॉडी को ही हमेशा क्या करते हैं? ढक देते हैं या काट देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ओके, थर्ड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट में आएगा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, इन पी प्लांट्स। देयरफॉर द प्योरिटी ऑफ करेक्टर्स, प्योरिटी होती है शुद्धता, कोई भी करेक्टर है, लक्षण है, इज मेंटेन्ड फॉर मैनी जनरेशन। किसी भी जनरेशन में बहुत सारी जनरेशन में क्या हो सकता है? सेम आ सकता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट, देयरफॉर द प्योरिटी ऑफ करेक्टर्स इज मेंटेन्ड फॉर मैनी जनरेशंस। ओके,